अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं कि इंतहाई अफसोसनाक खबर से। लाहौर का इलाका है कहना, वहाँ एक स्कूल में कायम ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मलबे तले जा बहक हो गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँची हैं वो ये कहती हैं कि ट्यूशन सेंटर की बलाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था, जबकि निचले फ्लोर पर बच्चे बिठाए गए थे पढ़ने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वज़ीर तलात पंजाब उस्मा बखारी ने कहा है कि घर में ट्यूशन सेंटर बनाया गया था, खस्ता हाल इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इमारत खस्ता हाल थी तो इसका इल्म 14 मासूम ज़िंदगियों की कीमत पर ही क्यों हुआ? इस हवाले से अपडेट्स क्या हैं, अभी तक रेस्क्यू का काम यहाँ पर हुआ है, इसके लिए हम रब्ता कर रहे हैं। GTV लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं राना कामरान सफदर साहब, उनसे। कामरान सफदर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अब तक रेस्क्यू कितने बच्चों को किया जा चुका है और कितने बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तला है? जी बिल्कुल, ये इस तरह का वाक़या जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम, और जिस तरह का ये वाक़या पेश है उसने लाहौर में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। लोगों की फैमिली और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं ये आज एक और गैर जिम्मेदाराना रवैये की भेंट चढ़ गया, और ये जो इक़दाम है जो पहले करने चाहिए वो हमेशा बाद में ही किए जाते हैं। और इस तरह जहाँ पे एक खस्ता हाल मकान में 30-35 बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, उनको बाकायदा एक वहाँ पे एक जो एक्टिविटी है, ये इसको कमर्शियल एक्टिविटी भी कहा जा सकता है, तो जहाँ पे ये आज एक था, आज बहुत बड़ा एक वो राज भी खुल गया है कि कितनी जबरदस्त मैनेजमेंट हो रही है। तो आज ये जो वाक़या पेश है ये टोटल गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो नीचे बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, उस दिन बच्चों को छुट्टी दे देते या कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेते। तो ये जो है ये टोटल एक गैर जिम्मेदाराना रवैया था, जहाँ पे पहले ही वो छत थी वो खस्ता हाल थी, TR और गार्डर का छत था, उसके ऊपर आगे और कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, नीचे वाली छत जो है वो भी कच्ची थी। तो एकदम से जब वो छत गिरी है तो जो मासूम बच्चे हैं वो उसकी भेंट चढ़ गए, और रेस्क्यू के आने से पहले जो मकामी लोग हैं उन्होंने काफी हद तक अपना काम मुकम्मल कर दिया था। मकामी लोगों ने रेस्क्यू के आने से पहले तकरीबन 8 से 10 बच्चों को वहां से निकाल लिया था। उसके बाद रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन किया और तकरीबन 20 से ज्यादा बच्चे जो है वो वहां से मलबे तले निकाले गए। 14 बच्चों की जो कंफर्म इतलात जो हमें ऑफिशियल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि 14 बच्चे जो वो जान की बाजी हार चुके हैं, कुछ बच्चे जो उनको तिब्बी इमदाद दे के फारग कर दिया गया था, और कुछ बच्चे जो उनकी अभी भी हालत जो है वो तशवीशनाक है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो एक ऑपरेशन होता है रेस्क्यू का, वो अब रोक दिया गया है, कोई बच्चा मलबे तले नहीं है, ये कहा गया है रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से, या अभी भी देखा जा रहा है इस इमारत के मलबे के नीचे? ये जो ऑपरेशन है ये क्लीन अप हो चुका है। वहाँ पे जो जहाँ पे ये छत गिरी थी वहाँ पे ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वहाँ पे 11 22 समेत दीगर जितने भी रेस्क्यूदार हैं उन्होंने बड़ी जिम्मेदाराना वहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं, और इस चीज को यकीनी बनाया कि नीचे कोई बच्चा मजीद मौजूद ना हो। अच्छा, मुझे कामरान साहब ये बता दीजिएगा, 14 बच्चे जिनकी जान चली गई, और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ऐसे ट्यूशन सेंटर्स जो हैं ये एक ज़ाहिर है कि एक जिसे कहा जाए कि कमर्शियल एक्टिविटी है, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए है। बहुत सारे स्कूल्स भी, अभी जब मैं आप बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मौजूद हैं लाहौर शहर के अंदर, न सिर्फ लाहौर में, पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे घर हैं, गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, लेकिन वहाँ स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं। बस मुझे ये बता दीजिएगा कामरान साहब कि कराची में जब गुल प्लाजे का सानहा हुआ था उसके बाद पंजाब हुकूमत ने कहा था कि तमाम इमारतों का सर्वे करा लिया गया, जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है, नोटिस दे दिए गए हैं। तो ये बिल्डिंग आप बता रहे हैं कि इंतहाई खस्ता हाल थी, फिर ऊपर काम भी हो रहा था, तो ये कैसे उस सर्वे से बची रही? जब बसंत से पहले पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल अंदरून लाहौर में तमाम जो खस्ताहाल बिल्डिंग थे उनका सर्वे कराया था, उनको बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए थे, और जिनकी रेनोवेशन होना जरूरी थी उनको रेनोवेशन के लिए भी कहा गया था। और मैं आपको बताऊं कि अंदरून लाहौर में ऐसी मसाले भी हैं जहाँ पे अंदरून लाहौर में बाकायदा तौर पर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें खाली करा कर उनको मुतबादल जगह भी मुहैया की गई है। ये चूंकि एक हर चीज के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो छोटे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे ये जहाँ ये एक ज्यादती है वहाँ पे ये एक सस्ती तालीम का एक जरिया भी है कि जहाँ पे 100 150 या 200 रुपए फीस देकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मोहल्ले में छोटे छोटे जो ट्यूशन सेंटर कायम किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक घर में एक ट्यूशन सेंटर कायम किया गया था। तो इस तरह की बिल्डिंग का शायद ये रहायशी इलाका था, तो यहाँ पे ना तो कोई और तरीही बिल्डिंगें हैं नजदीक जिनका सर्वे किया गया और इस बिल्डिंग का सर्वे ना किया गया हो, क्योंकि रहायशी जो इलाके हैं उनका सर्वे तो किसी की निशानदेही पे किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया था वो तमाम जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, चूंकि अंदरून लाहौर में ज्यादा तारीखी और पुरानी बिल्डिंग
बिल्डिंगें हैं तो उनका बाकायदा तौर पर सर्वे किया गया था और उनमें से बहुत सी जो स्कूलों की बिल्डिंग है वो हाल ही भी बाकायदा तौर पर लगाई गई थी। तो ये चूंकि एक जाती मलकियत की बिल्डिंग थी, ना तो इसका कोई पर्पस कमर्शियल था, ना ये जो है वो तारीखी बिल्डिंग थी और ना को बहुत ज्यादा पुरानी थी, ये खस्ता हाल थी। ये बिल्डिंग पुरानी नहीं थी, इसका जो तमीराती काम था वो बड़ा लो क्लास हुआ था और जैसे खुद लोग मोहल्लों में गलियों में अपने मकान तमीर करते हैं जिसमें ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद राणा साहब आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, इस तरह के वाकयात के बाद जो जिम्मेदारान होते हैं, जो इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स चला रहे होते हैं, मुझे बताइएगा कि उनमें से कोई, ज़ाहिर है बहुत सारे असातिज़ा जो यहाँ 30 बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो भी असातिज़ा थे वो यहाँ पर अंदर मौजूद थे, उनके हवाले से क्या इत्तला है? दूसरा ये कि जो जिम्मेदारान थे, होता यह है कि फ़ौरन पुलिस भी ऐसे वाक़यात के बाद पहुँच जाती है, कोई ना कोई हुकूमत की मुद्दत में, किसी न किसी की मुद्दत में कोई FIR दर्ज हो जाती है। इस हवाले से बताइएगा। और थोड़ा सा हॉस्पिटल की सिचुएशन भी, खुदा न खास्ता किसी बच्चे की हालत क्रिटिकल तो नहीं बताई जा रही है हॉस्पिटल की जानिब से? हालत तो क्रिटिकल है अभी उस हवाले से। तो देखे जितने भी नजदीक अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल और कान्हा अस्पताल ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। वहाँ पे बड़ी कोशिश की गई है कि बच्चों की ट्रीटमेंट के हवाले से कोई खला बाकी ना रहे। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से कि अब इस तरह की जो ज़ाहिर मोहल्ले और गली की बिल्डिंग है, इन पे अब मजीद कानून साजी बनेगी, जिस हवाले से वज़ीर आला ने भी अंदिया दे दिया है। और ये एक तरफ से कुछ लोगों का नुकसान भी होगा, जो छोटे छोटे लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है उसके लिए भी कोई नया कानून आएगा और उनको गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जहाँ पे दूसरी तरफ एक महंगे स्कूल या महंगी बिल्डिंगें की जाती तो वहाँ पे फीसों का म्यार भी ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब इसके लिए हुकूमत क्या स्टेबली बनाती है कि जिससे आम लोगों को तालीम भी मिले और उन पे बोझ भी ना हो। हुकूमत की पॉलिसियों की आपने बात की, एंटी सोशल बिहेवियर जैसे बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो खस्ता हाल इमारतें, आपने कहा कि इस सानहे के बाद ये जो आज लाहौर में हुआ है, शायद इस पर कोई नया कानून जो है वो बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया राणा कामरान सत्तर साहब। श्री, जब हम इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, क्योंकि ज़ाहिर है सभी के घर में नन्ही जाने मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। लेकिन राणा साहब कह रहे थे कि अब इस वाक़ये के बाद CM की जानिब से कहा गया, CM पंजाब की जानिब से आके कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कवानीन में कुछ तब्दीली लाई जाएगी। तो सवाल वही है कि जब यहाँ पर बिल्डिंग्स का सर्वे हुआ था तो ये बिल्डिंग कैसे बची रही? अगर ये खस्ता हाल थी, फिर जब तामीराती काम हो रहा था तो किस तरह से नीचे ट्यूशन सेंटर खुला था? और अभी जब हम आपसे इस सारे मामले के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं नाज़रीन, आपके गली मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स, बहुत सारे ऐसी जिसे कहा जाए कि सरगर्मियाँ हो रही हैं, जैसे स्कूल्स खोले गए होते हैं और रिपोर्ट करना कहा जा रहा है कि इर्द गिर्द जो आवाम है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हुकूमत तो अब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी इस हादसे के बाद, लेकिन हमारी ख्वाहिश और आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो माशी सरगर्मियाँ जिनको कहा जा सकता है, तो आप उनको ज़रूर रिपोर्ट करें अगर गली मोहल्लों में ऐसी चीज़ें, ताकि इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। राणा कामरान साहब आप रिपोर्ट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम में बात करते हैं सर उछाए हुए एक ऐसे ख़तरे की जो मसला कश्मीर के बाद इस खत्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाज़रीन, पानी 47 में भी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था और आज भी है। 1948 में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर पंजाब की लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाही के दहाने पर पहुंचा दी थी। बिगड़ती बात मजीद बिगड़ जाती, लेकिन मुकालमे की जीत हुई। पाकिस्तानी वक्त बात करने के लिए दिल्ली पहुंचा, जहां भारत ने माथे पर आंखें रखकर अपनी मर्जी का मुआहदा करा लिया और मामला वक्ती तौर पर टल गया, लेकिन कशीदगी बरकरार रही और इसके खात्मे के लिए वर्ल्ड बैंक सालिस बना और बिल आखिर 9 साल तवील मुज़ाकरात के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंतास मुआहदा तय पाता है, जो सिर्फ 85 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस मुआरका हक में शिकस्त का बदला भारत इसी लाइफ लाइन पर हाथ डाल कर ले रहा है। वो मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए झेलम और चनाब का पानी रोक कर बैठा है और हाल ही में दिल्ली ने दरियाए चनाब का रुख मोड़कर उसे दरियाए ब्यास में शामिल करने के लिए चनाब ब्यास लिंक टनल का बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिया है। ये जो सुरंग है नाज़रीन, ये पाकिस्तान के हिस्से का 2 मिलियन हेक्टर फीट पानी दरियाए चनाब से लेगी, जिसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू जो है वो $5 अरब सालाना बताई जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक मंसूबा है, इसके साथ साथ दीगर
16 और मुतनाज़े आबी मंसूबे हैं जिन पर भारत काम कर रहा है, और ये सब सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद 1 साल में शुरू किए गए हैं। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में मुनक़िदा सेमिनार हुआ जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने वाज़ेह किया कि इन 3 दरियाओं के पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। उन्होंने भारत को ये मशवरा दिया कि जंग के बीज बोने से गुरेज करे। इसी सेमिनार से वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी खिताब किया। उनका ये कहना था कि सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नाज़रीन, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा ने भी यहाँ पर खिताब किया और कहा कि अगर दुनिया का ये मजबूत तरीन मुआहदा ही कायम नहीं रहता तो फिर ज़मीन पर कोई दूसरा बैनुल-अक़वामी मुआहदा कैसे कायम रह सकता है। इस सारी सूरत हाल पर भारत को कैसे काउंटर किया जा सकता है और किया जा रहा है, इनफैक्ट अभी तक पाकिस्तान ने क्या किया है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करने के साथ साथ अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे। आज बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप इस सेमिनार के अंदर बोले, बहुत ज़बरदस्त आपका रिसर्च वर्क था, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने वहाँ मौजूद हाज़रीन को, जो टीवी पर आपको लोग देख रहे थे, ये सारा मसला समझाया। लेकिन सर, कुछ मज़ीद आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि भारत तो 1948 ही से खुर्रम साहब आबी जारियत कर रहे हैं ना, तो फिर 23 अप्रैल 2025 को जब सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को 1 साल पूरा हो गया तो भारत पर इसकी बहाली के लिए कोई दबाव पड़ता हुआ हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है सर? जी, दबाव तो है, लेकिन भारत चूंकि जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाली जमीन हासिल कर चुका है, उसका हिस्सा वो मानता है, लेकिन हम तो उसको नहीं मानते कि वो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उस पर उसके क्लेम की वजह से वो कहता है कि जी हमने इसको मुअत्तल कर दिया है। अब ये जो आपने अपने नाज़रीन को तारीख से आगाह किया, इसमें अहम बात यह है कि बाकी पूरी दुनिया से हट के ये मुआहदा इसलिए हुआ, सिंध तास मुआहदा, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान उस वक्त भी इतने ताल्लुकात कशीदा थे, मुकम्मल तौर पर इत्तेमाद का फुकदान था कि जो तरीका है आम तौर पे दुनिया में रवा कि जो दरिया है उसके पानी का जो है वो 1% रख दिया जाता है कि अच्छा जी अगर आप यहाँ हैं तो आप इतना फीसद पानी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो उस वक्त की मुकासमत भी थी, उसकी वजह से दरिया ही बांट दिए गए कि अच्छा भी मशरकी दरिया हिंदुस्तान के और मगरबी दरिया जो है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रैल 2025 में ही कह दिया था कि हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश पानी को रोकने की, पानी को डाइवर्ट करने की, उसको हम इक़दाम जंग तस्वुर करेंगे। और ये बात आज तक खड़ी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फैसला है वो मौजूद है। तो लिहाजा ये जो हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है, ये इस पानी के से कतई नजर हिंदुस्तान जो है इस पूरे खित्ते को, और चूंकि दोनों जौहरी ताकतें हैं, दुनिया को एक जौहरी जंग की तरफ लेकर जा रहा है पानी के ऊपर। तो सर हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए है, क्योंकि आपकी इतनी रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आज हमने देखा भी आपको इसके ऊपर बात करते हुए, आप इतना इस इशू को अच्छी तरह से समझते हैं, हुकूमत में भी ज़ाहिर है कि आपकी बात सुनी जाती है। तो सर ये जो भारत $5.5 बिलियन के 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इसका भी मैंने तस्करा भी किया, उस पर काम कर रहा है, और हमने सर वफाकी बजट में मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 352 अरब रुपए रखे हैं इसके लिए करीबन। तो सर ये इशू तो हमारी लाइफ लाइन है ना, तो फिर सूबों से बात करके अलग से रकम रखी जा सकती थी। आप जैसे जो सीनियर्स है पार्टी के अंदर, वो अपने से जो आपके जो कायदीन है उनको मशवरा दे सकते थे, तो सर ये क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि दियामीर बादशाह डैम जो है और मोहम्मद डैम जो है वो बहुत दासू भी बड़ी तेजी से अब तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए उनके लिए ये रकम रखी गई। इससे पाकिस्तान ने जो करना है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हमें जो हिंदुस्तान का मुकाबला करना है, आज का जो सेमिनार था उसका आगाज था कि किस तरह हमें हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बतौर एक जारे मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो बैनुल-अक़वामी कानून को तोड़ता है, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी, हम जिसे कह सकते हैं कि हमसाया में एक जो तहजीब है, जो 20 करोड़ लोग हैं, उनको कत्ल करना चाहता है, उनका पानी रोकना चाहता है। तो ये भी दुनिया को समझाने की जरूरत है कि ये, चूंकि दुनिया जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर मामले को देखती है कि अच्छा ये तो आपस में चूंकि
ان کی لڑائی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. یہ فرق معاملہ ہے, یہ کوئی زمین کا ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کا پانی ہے اور اگر ہندوستان اس کو چوری کرے گا تو جنگ کی طرف جائے گا. ہمیں جو ہے وہ ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, ہمیں بھارت کو وارننگ بھی دینی ہے, اور ہمیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں پانی کو بہتر انتظام کرنے کے, وہ بھی کرنا. اچھا بس سر میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اب آج سیمینار ہوا, یہاں پر تقاریر ہوئی, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ کام ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ سر پاکستان ابھی ظاہر ہے کہ آپ کے تو علم میں ہے ہی کہ صرف 30 دنوں کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کر سکتا ہے, جبکہ جو عالمی معیار ہے خرم دستگیر صاحب وہ 120 سے 130 دنوں کا ہے نا, اور بھارت جو ہے وہ 170 دنوں تک کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے. تو 48 میں آبی جاریت بھگتنے کے بعد سے بھی ابھی تک ہم نے اس جانب توجہ کیوں نہیں دی کہ سر ہم ذخائر کو بڑھا سکیں, زیادہ پانی ذخیرہ کر سکیں, زیادہ دنوں تک کر سکیں. دریائے چناب ہے, وزیر آباد, موڈ رانجھا, چنیوٹ, شاہجیونا, یہاں پر آبی ذخائر بنا سکتے ہیں نا خرم صاحب, آپ تو جانتے ہیں, تو کیوں نہیں اس جانب توجہ سر؟ جی بنا سکتے ہیں, لیکن اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے لیے حساس معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا کے ساتھ سفارت کاری کرنی ہے, ہمیں پاکستان کے اندر بھی سیاسی جماعتوں میں اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ ڈیم جو ہیں وہ پانی کھاتے نہیں ہیں, وہ صرف اس کو ذخیرہ کرتے ہیں. تو کچھ جو یہاں بھی بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو ذخیروں کے اوپر اپنی سیاست چمکاتی ہیں. ایک طرف ہمیں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کم پانی کا معاملہ درپیش ہے, دوسری طرف ہمیں وقتاً فوقتاً بہت زیادہ پانی کا معاملہ درپیش ہوگا. تو لہذا اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں انٹرنل ڈائیلاگ بھی اتنا ہی پیرالل ضرورت ہے جتنا ہمیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کرنا. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ نیشنل ڈائیلاگ ہو رہا ہو تو آپ جیسے لوگ جو اس پر بڑی گرپ رکھتے ہیں, اس مسئلے کو بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے. انفیکٹ کالجز میں آپ کو جانا چاہیے ہے, یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, اور پھر جو ہمارے بڑے عمائدین ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک ہونی چاہیے ہے, تاکہ آپ ایسے لوگوں کو راضی کر پائیں, خاص طور پر جب ہم کالا باغ ڈیم جیسے معاملات کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی رہنما مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے ان کی سنی, اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید مہر علی شاہ صاحب جو انڈس واٹر کمشنر ہیں. ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مہر علی شاہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. مہر علی شاہ صاحب, یہ پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس سیمینار بھی ہوا, مختلف شوز کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم سمجھ بھی چکے ہیں, ہم بھی, ہمارے ناظرین بھی, کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا. لیکن سر آج اس پر جو سیمینار ہوا ہے, ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سیمینار سے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عملی اقدامات ہونے چاہیے. تو کیا آج کے سیمینار میں کچھ تعین کیا گیا ہے کہ ہم ابھی تک کیا کر چکے ہیں, مزید ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا. بالکل آج کے سیمینار کا آپ نے پوچھا کہ جی کیا افادیت تھی اور اس کا کیا مقصد تھا, تو میں اس میں جو ہے وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ ہر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان کی نیشن نے کیونکہ آج کے سیمینار میں اکراس دا ہول اسپیکٹرم پولیٹیکل لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ایک ریزالو جو ہے وہ سامنے رکھا کہ جی ہم یہ جو ہیں وہ یکجا ہو کے اور بھارت کے اس اقدام کی نہ صرف سختی سے مذمت کرتے ہیں, بلکہ بھارت کے اوپر اور باقی بین الاقوامی جو ہے برادری اس کے اوپر ہم یہ زور دیتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں. تو سر یہ جو عالمی عدالت انصاف میں جانے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے, مہر صاحب اس کو ہم کر رہے ہیں, اس آپشن کو اڈاپٹ کریں گے ہم؟ عالمی عدالت انصاف کے اندر جانے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو رولز ہیں اس میں کوئی بھی میٹر اگر دو سٹیٹس کے بیچ میں ہے اس میں دونوں سٹیٹس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, ورنہ عالمی عدالت کسی ایک کنٹری کی اپلیکیشن کے اوپر اس طرح سے ایکشن نہیں لیتی. صحیح ہو گیا. لیکن اس کے اندر جو آپ کا تھا سوال کہ جی ان تمام حالات میں جو کہ کافی
پیچیدہ اور مشکل حالات ہیں ان کے اندر پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی اس وقت فلی انفورس ہے اور پھر اس ٹریٹی کے اندر ایک لیگل کورس اویلیبل ہے جس میں کورٹس آف آربیٹریشن ہے. کورٹس آف آربیٹریشن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کورٹ نے پچھلے سال اور اس سال جو فیصلے دیے ہیں وہ ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن انہوں نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے اور انڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویسٹرن ریورز کے پانی کو اور آج کے سیمینار میں سید مہر علی شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کا یہ جو سیمینار تھا اس کے ذریعے پاکستان کا موقف کیا ہے یہ آپ نے دنیا بھر تک پہنچایا ہے اور کسی بھی چیز پر کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے یا کوئی ریاکشن دینے سے پہلے عالمی برادری کو اعتماد میں لینا پاکستان ہمیشہ بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہے اور آج اس سیمینار کے ذریعے یہی کیا گیا. بہرحال بہت شکریہ انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے شاہ صاحب کی سنی. پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملے گا. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں اب ہم بات کریں گے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں موجود بڑے انتشار کی, اور یہ جو بڑا انتشار ہے اس کے اثرات اڈیالہ جیل اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اسمبلی تک دیکھے جا رہے ہیں. اسی انتشار کا جو اعتراف ہے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اور اس کا سبب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کا قرار دیا. ناظرین رہنما پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات ہو اور ان سے ہدایات لیں, لیکن یہ جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے لیڈرشپ دباؤ میں ہے اور یہی دباؤ حکومت کو ہلکا پھلکا رکھے ہوئے ہے, یعنی حکومت کے لیے دور دور تک خطرے کی کوئی بات نہیں. تاہم اپوزیشن کا یہ جو سقوط ہے یہ پارلیمانی عمل میں اپوزیشن کا کردار سکیڑ سمیٹ کر اسے فعال کردار ادا کرنے دے رہا ہے اور شاید مکالمہ بھی ہونے نہیں دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے سیکرٹری طلعت بھی ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو آج جیسے کہا جا رہا تھا کہ ملاقات ہو سکتی ہے, کروائی جا سکتی ہے, سنا ہے کہ بہنوں نے کہا کہ ہم سب نے اکٹھی ملاقات کرانی ہے, تو جو آفر تھی ایک بہن سے ملاقات کی بھی وہ آفر بھی واپس لے لی گئی. شوکت یوسف زئی صاحب پہلے تو نوازش, آپ نے جوائن کیا, وقت نکالا. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ واقعتاً یہ آفر تھی کہ کوئی ایک بہن مل لیں آج جا کر, اور یہ آفر جو ہے یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یا بہنوں کی طرف سے ٹھکرا دی گئی؟ سر بہت شکریہ. دیکھیے یہ حکومت ڈرامے کر رہی ہے, بدنیتی پر مبنی چیزیں ہیں. اگر حکومت کی نیت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو وہ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو صبح 7 بجے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اڈیالہ کے؟ تو حکومت کی نیت نہیں ہے اور یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جب مذاکرات کے لیے تیار ہیں پھر اس کے بعد کچھ نہیں, نہ تو فالو اپ ہوتا ہے نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے. یہ ماحول آپ نہیں بنا رہے نا شوکت یوسف زئی صاحب, یہی تو میں نے ابتدائیے میں عرض کی کہ آپ لوگ تو کوئی ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے حکومت کو, حکومت تو چل کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہے بھائی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کے اندر پڑیں یا ہم پی ٹی آئی کے کسی بھی معاملے پر غور کریں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غیر جمہوری طریقے سے حکومت میں آئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ عوام نے تو ووٹ دینا ہی نہیں ہے ان کو. اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی نا تو یہ پھر مہنگائی ختم کرتے, اس پہ فوکس کرتے, معیشت کو ٹھیک کرتے. ان سارے غلط دعوے ہو رہے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ جتنا قرضہ شہباز شریف نے مختصر وقفے میں لیا ہے, اتنا قرضہ تو پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت تک نہیں, عمران خان تک آخری تک وہ بھی 43.5 ارب کا قرضہ پہنچا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں 1,00,000 ارب تک قرضہ پہنچا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ایک طرف جو ہے وہ ملک کے قرضے بڑھ گئے, دوسری طرف آپ دیکھیں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے, گروتھ ریٹ کم ہے, آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو ملک تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے. اب یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ بغیر سیاسی استحکام لائے وہ ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ فارمولہ تو ناکام ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ایک الگ ماحول بنا ہوا ہے, وہ بھی حکومت ناکام ہو گئی اس میں. کیونکہ دیکھیں جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب لوگ احتجاج کرتے ہیں, پرامن احتجاج کرتے ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کو ایک لیور ملتا ہے, وہ بیٹھتی ہے اور مطمئن کرتی ہے. لیکن یہاں تو سسٹم ہی الگ ہے. یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں, ہوا میں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے امریکہ اور ایران کی مصالحت کرا دی, جنگ رکوا دی, بہت بڑا. ٹھیک ہے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے ملک پہ بھی تو ذرا رحم کریں نا. ادھر بھی دیکھیں کہ یہاں تو آپ کوئی مصالحت نہیں کر سکتے. اچھا شوکت یوسف صحیح, بہت قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ شوکت صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام ہے,
इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। तो उसी तरह से आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि आपको खुद अपनी पार्टी के अंदर के मामलात पर भी पहले तो तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क के मामलात की बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर भी तो इंतशार है। क्योंकि जैसे ही बात रिहाई से रसाई तक पहुंची, वैसे ही इख्तलाफात के इख्तलाफ जो हैं वो भी बढ़कर इंतशार तक आ गए हैं। और अब तो शौकत साहब आपके अपने सलमान अकरम राजा साहब भी मान रहे हैं कि इंतशार बहुत ज़्यादा है पार्टी के अंदर। देखिए, कोई माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल चीज क्या है मैं आपको बताऊं कि 10 ग्रुप भी बन जाए ना पीटीआई में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसका वोट बैंक तो नहीं हिलता है ना। अगर मैं अपने तौर पे कोई ग्रुप बना लूं, असद कैसर साहब कोई और ग्रुप बना ले, कोई और ग्रुप बना ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वोट तो नहीं टूटता। तो असल चीज देखें, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की, वो ये है कि वर्कर नहीं टूटता है। बाकी देखें, ये इंतशार वगैरह ये तो हर पार्टी में है। ये कौन सी और इतनी बड़ी पार्टी में जिसका लीडर जेल में है, तो उसमें तो ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन कहीं अगर इस गलतफहमी में है कि जी इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, इसका वोट बैंक कम हो जाएगा, तो वो तो आप सर्वे करा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितना इमरान खान को जेल में रखा जा रहा है उतना उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। और यहाँ पे चूंकि इलेक्टेबल लोग तो ये कहते हैं कि क्योंकि आपकी पार्टी में इंतशार है इसीलिए इमरान खान साहब जेल में है ना। इसको थोड़ा उस नजर से देखें ना, तस्वीर का दूसरा रुख देखें। देखिए इमरान खान जेल में है तो वो उनको जेल में रखा जा रहा है। उनके ऊपर जो केसेस हैं वो एक हफ्ते की मार है, अगर सही अदालतें लग जाएं और उनके केसेस सुने जाएं, एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा। लेकिन देखें ना, उनको तो आपने कभी देखा होगा कि एक बंदा जो उस पर 300-400 मुकदमे दर्ज हो एक महीने के अंदर अंदर, ये कभी हुआ है तारीख में? तो इतनी ज्यादतियां हो रही हैं तो फिर आप इस ज्यादती के खिलाफ आए ना, सड़कों पे आए ना, कोई एहतजाजी तहरीक चलाए ना। मुख्तलिफ पार्टी चलाती रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में चलाई, नून लीग ने चलाई, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शौकत साहब, आपकी पार्टी किस चीज का इंतजार कर रही है? ना तो पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई तहरीक चलाई है जो हमने चलाई है। जितने जान के नजराने मेरे ख्याल से हमारे वर्करों ने दिए हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और नहते वर्कर्स, मतलब ये कि कोई उनके पास असला नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन जैसे ही पुरअमन एहतजाज करते हैं उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, फिर भी वो निकलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये किसी पार्टी का इसके साथ कोई मुआवजा नहीं है जो तहरीक इंसाफ का वर्कर कर रहा है। आज भी आप नहीं, तो फिर अलीमा खान साहिबा जो बात करती हैं कि 10,000 लोग नहीं अडियाला के बाहर आते, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो गलत बात कर रही हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि लोग बाहर आते हैं, तो वो कह रही है 10,000 आ जाएं तो मेरा भाई बाहर होगा, तो वो तो 10,000 नहीं आ रहे शौकत साहब। नहीं, 10,000 की बात नहीं है। 10,000 छोड़े, मैं 1 लाख बंदे आपको एक दिन में इकट्ठे करके दे दें, ये तो क्यों नहीं कर रहे आप? आगे देखना ये होता है कि क्या हुकूमत जो है वो इस चीज को महसूस कर रही है कि अवाम इससे नाराज है। क्या इस हुकूमत को ये एहसास है कि मुल्क में महंगाई है और इससे उनका ग्राफ गिर रहा है? नहीं है ना। और रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमहूरियत नहीं है। आप किस खुशफहमी में है? हम अगर एहतजाज कुछ भी कर लें तो आगे से उनका जो है ताकत का इस्तेमाल है, बेदरेग इस्तेमाल, जो आज़ाद कश्मीर में भी करना चाहते हैं, यहाँ पे भी किया उन्होंने। तो देखें, ये हर चीज का अपना एक वक्त होता है। और इंशाअल्लाह ताला देखें, आप अगर इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जेल से निकलना, अगर वो नवाज शरीफ बन जाए और बैठ जाए एस्टेब्लिशमेंट के गोद में, वो कल ही निकल आएंगे। तो देखें, हर चीज की अपनी कीमत होती है। वो अपनी जो सियासत है, जो अपना उसूल है, उसकी कीमत वो दे रहे हैं और हर लीडर देता है ऐसा। लेकिन कभी उन्होंने ये कहा है कि दरखास्त दी है कि मैं बीमार हूँ, मुझे लंदन भेज दो? शौकत साहब, मैं तो इमरान खान साहब की बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो आप लोगों की बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी अलीमा बीबी साहिबा ये कहती हैं कि आप लोग वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए खान की रिहाई के लिए। अभी आप फरमा रहे हैं कि मैं तो 1 लाख बंदा भी ला सकता हूँ, या आप लोग चंद लोग मिलकर ला सकते हैं। तो आप लाते इसलिए नहीं है कि आपको हुकूमत से उम्मीद नहीं है, तो ये उम्मीद आपको लगता है कि आपको कभी होगी, हुकूमत आपको कोई रास्ता देगी, आप उसका इंतजार कर रहे हैं? कब होगा वो बता दें, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। देखें, बात यह है ना कि हर तहरीक के पीछे एक आवाज होती है, एक फैसला होता है, और वो फैसला इमरान खान ने करना है। और इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात हुई थी, देखें, कोई ऐसा तो नहीं है ना, ये एक चेन ऑफ कमान है, ये तो मानेंगे ना आप।
ठीक है। इतने अरसे जेल में रखा गया इमरान खान को, उसकी पार्टी को तितर बितर किया गया, उसकी पार्टी को निशान नहीं दिया गया, लेकिन उसको खत्म तो नहीं किया जा सका ना, क्योंकि चैन ऑफ कमान है उसकी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है इन सारे मामलों के ऊपर, ये हमें बता रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे।